गांव के बीच में एक लंबी सी नदी बह रही थी। नदी के एक छोर पर महेश अपने 2 बेटों के साथ रहता था। एक दिन महेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण वो खाट पर लेटा अंतिम सांसें गिन रहा था। उसका बड़ा बेटा और उसकी सौतेली माँ उसके पास बैठी हुई थी। गायत्री, इसका ख्याल रखना। इस बेचारे अभागे की माँ तो पहले ही चली गई और अब लगता है मैं भी जाने वाला हूँ। अब सिर्फ तुम ही इसका ख्याल रख सकती हो। ऐसी बात मत करिए पिताजी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। तभी भीतर से कैलाश हाथ में कुछ कागज लिए पिताजी के पास आया। पिताजी, अब आपका कोई भरोसा नहीं है कि कब आप इस दुनिया से चल बसे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारी जमीन, जायदाद और ये घर मेरे नाम कर दो। बेटा, मैं सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, तो फिर तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ रहेगा? पिताजी, नदी के उस पार जो कुटिया है और वहाँ पर जो खेत है वो मैं इसे दे दूंगा। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? नदी के उस छोर की जमीन तो बंजर है और ऊपर से तू इस आलीशान मकान में रहेगा और तेरा भाई कुटिया में रहेगा। ये तुम्हें अच्छा लगेगा? माँ, मुझे इसका भाई मत बोलना, ना ही ये मेरा भाई है। ये कहीं भी रहे, मुझे उससे क्या लेना देना। ये बात सुनकर कैलाश क्रोधित हो गया। तो फिर ठीक है, अगर ये तेरा भाई नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं भी इस कागजों पर अंगूठा नहीं लगाने वाला। महेश जानता था कि अगर मैंने अंगूठा लगा दिया तो ये चंदन को भूखा मर डालेगा। महेश बोलते बोलते अचानक से मर गया। कैलाश ने महेश के मरते ही उसका अंगूठा कागजों पर लगवा लिया। चंदन जल्दी उठ के पूरा दिन सोता ही रहेगा। हाँ माँ, बताइए क्या हुआ। क्या हुआ कि बच्चे, जा जल्दी बाहर साफ सफाई कर दे। दिन भर बस सोता ही रहता है। चंदन बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर जाकर साफ सफाई करने लगा। एक दिन चंदन की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो उस दिन खाट पर लेटा हुआ था, तभी कैलाश उसके पास आया। अभी तक सो रहा है? जल्दी उठ, काम पड़ा हुआ है। कैलाश, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम काम नहीं कर पाओगे? तो क्या मैं यहाँ तुझे मुफ्त में रखे हूँ? काम नहीं कर पाएगा तो दफा हो जा यहाँ से और दोबारा दिखाई ना पड़ जाना। गायत्री और कैलाश के बर्ताव से परेशान होकर उसने कैलाश का घर छोड़ने का फैसला किया। वो कैलाश का घर छोड़कर नदी के दूसरे छोर पर बनी कुटिया में जाकर रहने लगा। एक दिन एक सुंदर लड़की कीर्ति पानी भरने के लिए नदी की तरफ जा रही थी। तभी उसे चंदन के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। आह आह। ये कौन दर्द से करा रहा है? आवाज तो इसी कुटिया से आ रही है। मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए। कीर्ति ने भीतर जाकर देखा तो चंदन जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था। क्या हुआ आपको? आप इस तरह क्यों करा रहे हैं? वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर दर्द से चीख रहा हूँ। थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? जी, अभी देती हूँ। कीर्ति ने चंदन को पानी पिलाया। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या जो आपका ख्याल रख सके? लोग तो कई हैं, पर उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। चंदन ने सारी बात कीर्ति को बताई कि कैसे उसके छोटे भाई ने सारी जमीन अपने नाम कर ली और उसे इस कुटिया में आना पड़ा। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। आपको लड़ना चाहिए था। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? वो मेरा छोटा भाई है। ऊपर से उसके पास नौकर चाकर गुंडे सब हैं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से आप चिंता मत करिए। मैं रोज आकर आपकी देखभाल करती रहूंगी। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो ये मेरे सौभाग्य की बात होगी। पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा। कीर्ति अपना मटका लेकर घर चली गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटी, ये तुमने अच्छा किया। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तुम मेरी सबसे प्रिय बेटी हो। देखना, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब प्रतिदिन कीर्ति चंदन की देखभाल करती।
कुछ ही दिनों में चंदन पूरी तरह से ठीक हो गया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। सच कहूँ तो अब मुझे आपसे प्रेम हो गया है और मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं? देखो कीर्ति, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे पास न ही कोई खेत है और न ही मेरे पास रहने को अच्छा घर। फिर भी तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि क्या पता मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी पूरा न कर सकूं। क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, न कि आपकी जमीन जायदाद से। और आपके पास जो भी है उससे ही हम धीरे धीरे ठीक परिस्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर तुम खुश हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैं भी अपने घर और अपनी माँ से बात कर लूंगी। कुछ दिन बाद दोनों का विवाह हो जाता है। चंदन के पास भले ही खेत और धन नहीं था, लेकिन वो बहुत ही मेहनती था। कीर्ति, मैं जमींदार जी से थोड़ी सी जमीन गिरवी लेकर उस पर खेती करूंगा और देखना, एक दिन जरूर हमारी मेहनत सफल होगी। बस तुम देखती जाओ। मुझे पूरा विश्वास है जी, बस हम लोग मेहनत करते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में हमारा नाम होगा। चंदन जमींदार की हवेली पर पहुंचा। जमींदार जी, मैं इसी गांव में रहता हूँ, नदी के छोर पर। तो यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या काम? मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन किराए पर देते हो। हाँ, मैं किसानों को किराए पर देता हूँ। मुझे भी थोड़ी जमीन चाहिए थी किराए पर। उस पर खेती करके मैं आपको उसका किराया दे दूंगा। देखो चंदन, मैं जमीन तो दे दूंगा तुम्हें, पर अगर समय से पैसे न मिले तो समझ लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है जमींदार जी, मैं समय से आपके पैसे दे दूंगा, बस आप जमीन दे दीजिए। उस दिन चंदन ने थोड़ी सी जमीन किराए पर ले ली और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करने लगा। एक दिन ये बात कैलाश को पता चल गई। मालिक, पता चला है कि चंदन ने जमींदार से जमीन किराए पर ले ली है और उस पर खेती कर रहा है। क्या वो खेती कर रहा है? मुझे कुछ करना होगा। मैं उसे खुश तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। कैलाश अपने नौकर के साथ जमींदार के घर पहुंचा। और भाई कैलाश, आज कैसे आना हुआ? सुना है अपने कुछ जमीन उस चंदन को किराए पर दे दी है। हाँ, वो चंदन तो तुम्हारा भाई है ना, उसे ही दे दी है। वो और मेरा भाई? काहे का भाई? मैं उसे भाई नहीं मानता, और वैसे भी मेरी सौतेली माँ का बेटा है। अच्छा, समझ गया। अब क्या करना है? तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे नदी के उस तरफ की सारी जमीन बेच दीजिए। मैं आपसे अच्छे मूल्य पर खरीद लूंगा। ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी के पास तो पहले से इतनी जमीन जायदाद है, फिर और खरीदने की क्या जरूरत? मैं बस उसे खुश नहीं देख सकता, किसी भी कीमत पर। फिर कैलाश ने जमींदार से उस तरफ की सारी जमीन खरीद ली। जब चंदन खेत पर काम कर रहा था, तभी कैलाश वहां पर आया। क्यों रे, किसके खेत पर खेती कर रहा है? ये जमीन तो जमींदार जी की है, उन्होंने ही किराए पर दी है। अब ये जमीन मेरी है। मैंने कल ही जमींदार की सारी जमीन खरीद ली है। अब तुम यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। क्या ये जमीन खरीद ली? लेकिन फिर मैं खेती कहां पर करूंगा? उसका ठेका भी मैंने ले रखा है क्या? जहां जी करे वहां कर, बस ये खेत से निकल जा। चंदन की आंख में आंसू भर आए। उसने अपना फावड़ा उठाया और आंखों में आंसू लिए घर की ओर चल दिया। घर पर कीर्ति चंदन को जल्दी घर पर आता देख बोली, जी, आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? काम खत्म हो गया क्या? नहीं कीर्ति, काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा क्या हो गया जी? कैलाश ने जमींदार की सारी जमीन खरीद ली और मुझे खेत से भगा दिया। ये बात सुनकर कीर्ति भी अंदर से टूट गई, लेकिन हिम्मत करते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। कोई और काम कर लीजिएगा जिससे घर का खर्चा निकल आएगा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं जब भी मेहनत से काम करता हूँ, कोई ना कोई समस्या बीच में आ जाती है। पिताजी जब से गए हैं, कैलाश मेरे पीछे ही पड़ा है। आपका भाई जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। वो आपको खुश देखना नहीं चाहता है।
लेकिन आप मेहनत करते रहिए। देखना, एक दिन ऊपर वाला जरूर हमारी बात सुनेगा। ठीक है, देखता हूँ। आज कोई मजदूरी का काम मिले तो आते वक्त कुछ भोजन लेते आऊंगा। इतना कहकर चंदन गांव में मजदूरी करने लगा, लेकिन उसे रोज काम नहीं मिल पाता था। किसी दिन काम मिल जाता था तो किसी दिन खाली बैठना पड़ता। जी, 2 दिन हो गए भरपेट भोजन नहीं किया। अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ कीर्ति, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? पूरा दिन गांव में यूं दर दर भटकने के बाद भी काम नहीं मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि आप जमींदार जी से ही कोई काम मांग लो। उस बार भी उन्होंने ही हमारी मदद की थी। क्या पता इस बार भी कुछ मदद हो जाए। ऐसे कब तक घुट घुट कर जीना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो। अब तो बस जमींदार जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं अभी उनके घर जाकर पूछता हूँ। चंदन जमींदार जी के घर पहुंचा। जमींदार जी, वो जो खेत आपने मुझ किराए पर दिया था, उसे तो मेरे छोटे भाई कैलाश ने मुझसे छीन लिया। उसकी वजह से मुझे और मेरी पत्नी को कई दिन तक भूखे सोना पड़ता है। आप ही मुझे कोई काम दीजिए जिससे मेरा घर चल सके। देखो चंदन, अभी तो मेरे पास कोई भी जमीन नहीं बची है। जो भी थी सब कैलाश ने खरीद ली। ऐसा मत कहिए जमींदार जी, बस आपका ही सहारा है। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कुछ मदद कर दीजिए। मेरे पास कुछ काम नहीं है, ऊपर से मेरे व्यापार में भी घाटा हो गया है। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो खेत पूरी तरह से बंजर है, उसमें कोई भी फसल नहीं उगती है। अब तुम उसमें कुछ उगा सको तो देख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जमींदार जी, मैं पूरी लगन और मेहनत से खेती करूंगा। देखना, भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। अब चंदन ने गांव के एक व्यक्ति से थोड़ा कर्ज लेकर फसल बोई। चंदन ने दिन रात मेहनत की। चंदन ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार कुछ ही महीनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई। खेत में एकदम लहलहाती हुई फसल खड़ी थी। एक दिन जमींदार उसके घर आता है। वाह चंदन, तुमने कर दिखाया। जिस खेत में आज तक एक अन्न का दाना नहीं उगा, उस खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे उग सकती है? ये तो बस मेरी मेहनत और आपके विश्वास की वजह से ही हुआ है। आपने मुझ पर विश्वास किया, इसी वजह से आज उस खेत में इतनी अच्छी फसल खड़ी है। गांव में चारों तरफ उसकी फसल की ही बात होती थी। लोग हैरान थे कि बंजर खेत में आखिरकार फसल हुई कैसे। चंदन की तो जैसे किस्मत ही खुल गई। उस बंजर जमीन में इतनी बढ़िया फसल, ऐसी फसल तो पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। सही कहा, लेकिन देखा जाए तो उस बेचारे ने बहुत मेहनत भी करी है और ऊपर से उसके भाई और माँ ने भी उसका हिस्सा छीन लिया। अच्छा है, आज नहीं तो कल किस्मत में जो लिखा होता है वो मिल ही जाता है, कोई उसे छीन नहीं सकता है। धीरे धीरे फसल की कटाई का समय नजदीक आ रहा था। चंदन और कीर्ति घर में खाट पर लेटे बस यही सोच रहे थे कि कब फसल काटने का समय आए और वे दोनों उसको काटें। अब लगता है हमारे बुरे दिन दूर होने वाले हैं। बस एक बार फसल कटकर घर आ जाए। हाँ कीर्ति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस बार फसल घर आएगी तो 2 दिन सालों तक हमें भटकना नहीं पड़ेगा। बस जल्दी से फसल पक जाए बस। हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। भगवान जब भी देता है तो दिल खोल कर देता है। मैंने कल खेत पर जाकर देखा था तो काफी हद तक फसल पक गई थी। मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा दिन शेष हैं। दोनों फसल को लेकर बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ कैलाश चंदन की फसल को देखकर बहुत गुस्से में था। उसने अपने एक गुंडे को बुलाया और बोला, सुनो कल्लू, उस चंदन ने बंजर खेत में फसल उगा रखी है। उसे आज रात नष्ट कर दो और ऐसा नष्ट करना कि खाने को भी तरस जाए वो दोनों। जी मालिक, जैसा आप कहें। हम आज रात ही जाकर उसकी सारी फसल को तहस नहस कर देंगे और ऐसा खराब करेंगे कि खाने को तो छोड़ो, लोग देखने में भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये उसकी ही फसल है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी,
इसलिए मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना। तुम्हें और गुंडे चाहिए हो तो ले जाना। कैलाश ने कल्लू को चंदन की फसल को नष्ट करने का हुक्म दे दिया। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। रात के अंधेरे में कल्लू हाथ में लालटेन लिए उसके खेत के पास गया और पूरी फसल को तहस नहस कर दिया। अंत में उसमें आग लगा दी, जिससे सब जलकर खाक हो गया। अगली सुबह चंदन खुशी खुशी फसल को देखने खेत पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही कुछ लोग इकट्ठा थे। जैसे ही चंदन पास पहुंचा, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। फसल को इस तरह खराब देख उसकी आंखों से आंसू टपक गए। ये कैसे हुए चाचा? मेरी फसल, ये क्या हो गया? कल तक तो यहाँ सब ठीक था। पता नहीं बेटा, क्या हुआ? मैं सुबह यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तेरी फसल बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी कई महीनों की मेहनत एक ही दिन में बर्बाद हो गई। किसकी नजर लग गई मेरे खेत को? अब हम क्या खाएंगे? और जो कर्ज लिया था वो भी कैसे दूंगा? पता नहीं बेटा, तेरे साथ ही गलत क्यों होता है। इतनी मेहनती और ईमानदार होने के बाद भी कुछ न कुछ आपदा आ ही जाती है। काका, लगता है भगवान मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते, तभी कुछ न कुछ मुसीबत लगी ही रहती है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाता है और हमें फिर भूखे ही रहना पड़ता है। चंदन एक बार फिर अपना उदास चेहरा लिए कीर्ति के पास जाता है और सारी बात उसे बताता है। कीर्ति, इस बार सब कुछ बर्बाद हो गया। ऊपर से गांव के लोगों का कर्ज अब कहां से चुकाएंगे? अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार इतना मेहनत और कर्ज के बाद भी ये देखना पड़ रहा है। लगता है हमारी किस्मत में सुख चैन लिखा ही नहीं है। तुम चिंता मत करो कीर्ति, मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाला। मैं अपने भाई कैलाश के पास जा रहा हूँ। कुछ मदद कर दिया तो फिर से कोशिश करूंगा। इस बात से कीर्ति नाराज हो गई। आपको आज भी ऐसा लगता है कि जो आपको खुश नहीं देखना चाहता है और घर से निकाल दिया, वो आपकी मदद करेगा? लगता तो नहीं है कीर्ति, लेकिन क्या पता उसे मेरी हालत देखकर कुछ तरस आ जाए और कुछ मदद कर दे। ठीक है, अगर आपको लगता है तो देख लीजिए, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ, वो आपकी मदद नहीं करने वाला। लेकिन चंदन मदद की उम्मीद लिए नदी पार अपने भाई के घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे वही व्यक्ति दिखा जिससे चंदन ने कर्ज लिया था। क्यों चंदन, सुना है तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई? ठीक सुना है आपने, जैसे किसी ने बदला लिया हो। देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरा कर्ज चाहिए, कहीं से भी दो। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपका सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। मैं तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें 1 माह का समय दे रहा हूँ। तब तक मुझे हर हाल में मेरा कर्ज का पूरा पैसा चाहिए। बाहर कैलाश बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके नौकर खड़े थे। अरे देखो देखो, कौन आया है? चंदन आया है। यहाँ कैसे आ गया? कैलाश, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। हमारे ऊपर कर्ज भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। क्यों, पूरे गांव में कहीं पर किसी ने मदद नहीं की क्या, जो तू मुझसे मदद मांगने आया है? तुम ही मेरे छोटे भाई हो। मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा तो भला किससे मांगूंगा? खबरदार, अगर तुमने मुझे अपना भाई बोला तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। मैं यहाँ समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हूँ, जो यहाँ मुंह उठाकर चले आए हो। ऐसा मत बोलो, मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी पत्नी भी परेशान है। लेकिन कैलाश उसे बहुत बुरा भला सुनाता है और उसे वहां से भगा देता है। बेचारा चंदन उदास मुंह लिए वहां से निकल जाता है। चलते चलते वो एक तालाब के किनारे पहुंच गया। हे भगवान, ये कैसा जीवन दिया है मुझे। एक तरफ पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई और ऊपर से कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। कैलाश ने भी मुझे दूधकार कर भगा दिया। कोई रास्ता दिखाइए भगवान।
तभी दूर से एक साधु हाथ में कमंडल लिए आ रहे थे। वे जैसे ही चंदन के पास आए, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। चंदन तुरंत उनके पास गया। बाबा, क्या हुआ बाबा? आंखें खोलो बाबा, लगता है धूप के कारण चक्कर खाकर गिर पड़े। उसने साधु का कमंडल लिया और तालाब से पानी भरकर साधु के ऊपर डाला। तब जाके साधु को होश आया। लीजिए बाबा, पानी पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। तपती धूप के कारण अचानक से मैं बेहोश हो गया था। आज अगर तुम न होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महान तपस्वी की मदद करने का मौका मिला। बाबा बड़े ही ध्यान से चंदन को देख रहे थे। उन्होंने एक पल में चंदन के पूरे जीवन को पढ़ लिया। फिर रहस्यमयी अंदाज में बोले, बेटा, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ समस्या हो तो बताओ, क्या पता मैं कुछ निवारण कर दूं। बाबा, दरअसल बात ये है कि चंदन ने सारी बात बाबा को बताई। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत गलत हुआ है, पर चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। बाबा ने एक थैली निकाली और चंदन को देते हुए बोले, ये लो बेटा, ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है। इन्हें बस तुम अपने खेत में बो देना, बाकी काम ये बीज खुद से ही कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कभी भी लालच मत करना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। चंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साधु महाराज, मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं इन्हें खेत में बो दूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर साधु बाबा आगे बढ़ गए और चंदन वो बीज की पोटली लिए अपने घर पहुंचा। क्या हुआ जी, मिल गई मदद? नहीं, मदद तो नहीं मिली, लेकिन रास्ते में एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे ये बीज की पोटली देते हुए कहा कि इन्हें खेत बो दो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, फिर वो दीजिए, क्या पता इनमें कोई शक्तियां हों। चंदन ने पूरी लगन के साथ वो बीज अपने खेत में बो दिए। अगली सुबह जब चंदन ने खेत पर जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मात्र एक ही दिन में फसल पूरी तरह से तैयार हो गई थी और काटने लायक हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? लगता है साधु महाराज साक्षात ईश्वर थे, वे मेरी मदद के लिए ही आए थे। वो दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। अरे वाह, ये तो बड़े ही खुशी की बात है। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। फसल कटकर अनाज घर पर आया। बोरियां अनाज से भरी पड़ी थी। वे दोनों बहुत खुश थे। चारों तरफ उसकी फसल के ही चर्चे हो रहे थे कि एक दिन में इतनी अच्छी फसल कैसे हो सकती है। देखा कीर्ति, भगवान ने हमारी कठिन परीक्षा ली, लेकिन आज देखो हमें इतनी अच्छी फसल हुई है कि कई सालों तक भटकना नहीं पड़ेगा। अब कुछ फसल बेच के लोगों का कर्ज भी दे दूंगा। कुछ ही दिनों में चंदन ने सारा कर्ज चुका दिया, लेकिन उस साल सूखा पड़ने के कारण सारे गांव में सबकी फसल बर्बाद हो गई। उसी के चलते कैलाश की भी फसल बर्बाद हो गई और उसके सारे नौकर भी काम छोड़कर चले गए, जिसके कारण उसका रखा हुआ अनाज भी खराब हो गया। उसने गांव के कई लोगों से कर्ज मांगा, लेकिन उसकी हरकतों के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये मेरे साथ क्या हो गया है? मेरा सारा अनाज भी बर्बाद हो गया है और इस बार की फसल भी खराब हो गई। अब मैं कैसे रहूंगा गांव में? कोई कर्ज भी नहीं देता है मुझे। अब तो बस एक ही रास्ता है बेटा, तुम चंदन से मदद मांगो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद करेगा। माँ, वो भला मेरी मदद क्यों करेगा? मैंने उसके साथ इतना गलत किया है और आपको लगता है कि वो आज भी हमारी मदद करेगा? बेटा, उसका दिल साफ है, वो इतना नहीं सोचता है। तुम उससे बोलकर तो देखो। ठीक है माँ, अगर आप कह रही हैं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब चंदन भैया मेरी मदद करेंगे। कैलाश चंदन के घर की ओर चल दिया।
चंदन बाहर ही खड़ा था। अरे कैलाश, आज कैसे आना हुआ? भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ इतना गलत किया। जमीन भी छीन ली और घर से भी निकाल दिया। पर देखो, भगवान उसका दंड मुझे दे दिया। हमारी सारी फसल और अनाज बर्बाद हो गया है। कुछ मदद कर दो भैया। कोई बात नहीं कैलाश, गलती हर इंसान से होती है। तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए बहुत है। चंदन भीतर से कुछ रुपए लेकर आता है और कैलाश को देता है। ये लो कैलाश, और अच्छे से खेती करना। देखना, एक न एक दिन तुम फिर से सही हालत में आ जाओगे। भैया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने आपके साथ इतना गलत किया। फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि आप मुझे भगा देंगे, लेकिन आप तो महान हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है कैलाश। मैं अपने अच्छे दिन में बुरे दिनों को नहीं भूलता। क्या पता कब किसकी किस्मत पलट जाए। कैलाश उससे पैसे लेकर फिर से खेत में फसल बोता है और अब दोनों भाई खुशी से मिल खुलकर रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में चंदन ने भी बहुत तरक्की की और एक अच्छा सा मकान बनवाया। उधर कैलाश भी अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगा। अब उसका घमंड टूट चुका था। माँ, जब से मैंने मेहनत और लगन से खेती करना शुरू किया है, मेरी हालत फिर से ठीक होने लगी है। इस बार की फसल भी अच्छी हुई है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि आधी जमीन चंदन को वापस दे देनी चाहिए। आप ठीक कह रही हो। मैं आज ही भैया के घर जाता हूँ और उन्हें उनकी जमीन और कर्ज के पैसे लौटा दूंगा। कैलाश चंदन के घर पहुंचा। भैया, ये लो आपके कर्ज के पैसे, और हाँ, आप जब चाहें अपने हिस्से की जमीन ले सकते हो। कोई बात नहीं कैलाश, मेरे पास जो भी है मैं उसमें ही खुश हूँ। उस जमीन को तुम ही रखो और माँ का ख्याल रखना। कैलाश के स्वभाव में परिवर्तन देखकर वो अंदर से बहुत प्रसन्न था और मन ही मन अपने पिता को याद कर रहा था। चंदन ने जमीन लेने से मना कर दिया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन यापन करने लगा।